ग्लोबल संस्थाओं में ब्रिक्स बड़ी तेजी से उभरकर प्राथमिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। ऑलरेडी मेरे ख्याल वो G7 नेशंस पाश्चात्य देशों से बराबरी प्राप्त कर चुका है और आने वाले दिनों में शायद उनसे भी आगे निकल जाए। मैं चंद आंकड़े बताना चाहूंगा, सीधे साफ आंकड़े। 41% जो है वो ग्लोबल आबादी, ग्लोबल जनसंख्या इन ब्रिक्स देशों में है। 41%। 44% दुनिया का तेल, ऑयल, गैस वो इन देशों, ब्रिक्स के देशों के में निहित है और 35% ऑफ द जीडीपी ये ब्रिक्स देशों का है। इसमें ओरिजिनल 5 जो देश थे वो थे ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे ब्रिक्स के। अब 5 और देश ज्वाइन हो गए हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। देखिए, और इनसे कितनी क्षमता ब्रिक्स की बढ़ गई है, खासकर जहां तक ऑयल, एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। 34 और देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। होड़ लग रही, सब देख रहे हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग उभर कर आ रही है और कई लोग इसको देखते हैं कि शायद इससे समन्वय होगा विश्व में, जो कि दादागिरी है, जो कि प्राथमिकता है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की, वो थोड़ी कम होगी और एशिया, अफ्रीका की तरफ थोड़ा पलड़ा भारी होना शुरू होगा इस ग्रुपिंग के साथ और इस ग्रुपिंग के विस्तार के साथ। तो ये जो साहब आने वाली मीटिंग ब्रिक्स की है 22 से 24 अक्टूबर तक कजान, रशिया में, ये बहुत अहमियत इसकी बढ़ जाती। वहां वर्ल्ड के टॉप लीडर्स होंगे, ग्लोबल साउथ के टॉप लीडर्स। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब तो होस्ट कर रहे हैं, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो पर्सनली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर्सनली जा रहे हैं और नॉट ओनली हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी परंतु ये जो है ऑन द साइडलाइंस वो मीटिंग होगी प्रेसिडेंट पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। वो मीटिंग होगी शी जिनपिंग और मोदी की, चीन और भारत के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं। और इसके चलते हम देख रहे हैं काफी प्रिलिमिनरी एक्शन कार्रवाई कर ली गई। हाल ही में हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐलान किया कि एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हो गया है चीन और भारत के बीच में, जो कि स्टेटस को एंटी रिस्टोर कर रहा है लद्दाख के अंदर। याद रहे 2020 जिस साल कोविड की देन चीन ने दुनिया को दी थी, उसी साल बड़ी झड़पें हुई थी लद्दाख में, जिसमें हमारे 20 जवान शामिल, एक कर्नल शहीद हुए थे और चीन के भी कई सारे 48 के से ज्यादा मारे गए थे। कई लोग तो 100 के ऊपर भी बात कर रहे हैं। बड़ी इंटेंस झड़पें हुई थी। तो अब उसको जो है स्टेटस को एंटी रिस्टोर कर दिया गया है, उसके बारे में मैं अलग से बातचीत कर रहा हूं, लेकिन ये प्रिलिमिनरी कार्रवाई है टू द हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग। हो सकता है इस हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग में शायद हम इनसे आगे भी बढ़े। मतलब देखिए, निश्चय साफ है कि अमेरिका की जो हॉस्टिलिटी है भारत के बरखिलाफ, चीन के बरखिलाफ, वो अब हदें पार कर रही और इससे फिर ये स्वाभाविक है कि भारत और चीन भी आपस की टेंशन कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन दोनों को अब अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव महसूस हो रहा है, नाजायज दबाव महसूस हो रहा है। अमेरिका ने तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजेद को साउथ एशिया में, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन करा दी ISI की मदद से, जमायत इस्लामी की मदद से। और वहां पे वो हसीना वाजेद बता रही थी कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड हड़पना चाहते हैं नेवल एयर बेस के लिए, वो कुकी लैंड बनाना चाहते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, वो खालिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं। जिन हथियारों का पैसा हमने उनको दे दिया है, जेट इंजिन्स, वो देने में आनाकानी कर रहे हैं।
विलंब कर रहे हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते साहब अगर इतना जो है वैमनस्य दिखाया जाए भारत के खिलाफ, तो भारत को भी अपने हितों की रक्षा करनी होगी। और एक तरीका अगर हम देख सकते हैं तो वो ये है कि हम भी फिर अभी तक क्वाड की बात हो रही थी, अभी तक जो समन्वय भारत और अमेरिका में बन रहा था वो चीन की दादागिरी को लेकर था। लेकिन साहब अगर आप चीन से ज़्यादा दादागिरी हमसे करने लगें तो क्या चारा है भारत और चीन के पास कि वो या टेम्परेरी या परमानेंट आपस में सुलह कर लें, क्योंकि आपका दबाव झेलने के लिए ये अनिवार्य हो जाएगा। तो ये ज़रूर एट द बैक ऑफ द माइंड है क्या कि पूरी दुनिया के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर में काया पलट होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट वेरी डेफिनेटली इस टाइप के फीलर्स आ रहे हैं। एक और चीज़ है जिससे बड़ी प्राथमिकता ब्रिक्स के समिट को दी जा रही है, बहुत ही यहाँ पे गंभीर वार्ताओं के मुद्दों पे बात की जाएगी और यहाँ के कुछ फैसले यहाँ से निकल सकते हैं समिट से, जो कि एक किस्म का आप समझ लीजिए हड़कंप मचा सकते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स के अंदर। लेट मी एक्सप्लेन। अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डॉलर है वो दुनिया की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने बेतहाशा डॉलर खराए थे, डॉलर वो कमाए थे पूरी दुनिया को हथियार बेच बेच कर, और आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी इत्यादि इत्यादि, यूरोप को भी हथियार बेचे, रूस को हथियार दिए वगैरह वगैरह। तो इसके चलते वो ग्लोबली फाइनेंशियल डोमिनेंस हो गई, ब्रेटन वुड्स खत्म हो गया और अमेरिका का डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी बन गया। इसके चलते साहब जो असमंजस दुनिया के सामने आ रही है कि अमेरिका को केवल डॉलर प्रिंट करने, जब वो खर्चा करना चाहता है वो केवल डॉलर ही डॉलर प्रिंट कर देता है और उसका खर्चा रिकॉर्ड लेवल पे जा रहा है। 37 ट्रिलियन डॉलर का डेट तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है आज के दिन, और हर रोज हर दिन 8.4 अरब डॉलर से बढ़ रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो साहब जो नंबर 3 पे आ गया है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इटली के बाद, डेट टू जीडीपी रेशियो। तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा अजूबा सिस्टम है। जब अमेरिका को चाहिए वो केवल डॉलर प्रिंट करते जाए, प्रिंटिंग मशीन चला दे अपनी, और जो मर्जी उसको चाहिए उसको मिल जाता है। अगर वो ज़्यादा डॉलर प्रिंट करता है तो जो और देशों के जो कि फॉरेक्स रिजर्व जो कि डॉलर्स में उन्होंने रखे हैं अमेरिकन बैंक्स में, यूरोपियन बैंक्स में, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। और मनमानी है ये अमेरिका की, कोई मतलब देयर इज नो गवर्निंग रूल्स और रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं रह गया, विम्स एंड फैंसीज का ऑर्डर रह गया। अब साहब जो अभी तक तो चल रहा था मामला, सारा ग्लोबल ऑयल ट्रेड वो डॉलर में होता था। सदाम हुसैन ने बोलने की कोशिश की नहीं साहब डॉलर में नहीं होना चाहिए, तो सदाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया, फांसी पे लटका दिया उसको बेचारे को, और बहाना बनाया कि ये तो साहब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। कख नहीं मिला वहाँ पे, लेकिन ये बहाना लेके उसको टॉपल कर दिया। अगले जो थे बेचारे लीडर मुअम्मर गद्दाफी लिबिया के, उसने भी ऑयल ट्रेड को डॉलर से हटाने की बात करी, उसका तख्ता पलट कर दिया, उसको मरवा दिया। अब जो है डी डॉलराइजेशन की बात जो है ये आ रही है रूस और चीन के दर्जे पे। अब ये मुअम्मर गद्दाफी नहीं और सदाम हुसैन नहीं साहब, ये बड़ी ताकतें, और इनके साथ खिलवाड़ करना जैसे कि आपने इराक के सदाम हुसैन और लिबिया के मुअम्मर गद्दाफी के साथ किया था, ये मुमकिन नहीं है साहब, ये न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बात यह है साहब कि क्यों ये लोग चेंज चाहते हैं। ये इसलिए चेंज चाहते हैं साहब कि एक अजीब मनमानी हम देख रहे थे, वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर डोमिनेंस, कि साहब डॉलर आप छापते हैं तो आप उसको वेपनाइज करें, उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें दूसरे देशों के जो एसेट्स आपकी बैंकों में हैं। अब जैसे कि रूस के पास $600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व था अमेरिकन डॉलर्स के अंदर,
क्योंकि अमेरिकन डॉलर ग्लोबल करेंसी है। तो $300 बिलियन उनके बैंकों में था साहब, वो यूरोपियन बैंक और अमेरिकन बैंक हड़प कर गए, ये नहीं हम नहीं देते, हमारा है। देखिए साहब, प्रॉब्लम ये है कि जो यूनिलैटरल सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है, मनमानी सैंक्शन, ईरान से तेल नहीं खरीद, ईरान सैंक्शन। अरे साहब, 42% हमारा तेल ईरान से आ रहा था, क्योंकि वो सबसे नज़दीकी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम है, तो नेचुरली हम उनसे तेल ले रहे थे। बंदर अब्बास पे हमने बंदरगाह बनाई हुई है, वहाँ से तेल ले रहे थे। नहीं, बंद साहब नहीं कर सकते। फिर रूस से तेल लेना शुरू किया, बंद साहब नहीं कर सकते। अब साहब जाएं तो जाएं कहाँ? प्रॉब्लम तो ये है कि ये तो मनमानी है कि भाड़ में जाए तुम्हारे इंटरेस्ट, भाड़ में जाए तुम्हारी इकोनॉमी, तुम यहां नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, अपनी वफादारी दिखाओगे, यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। हम जिससे पल्ला झाड़ें, जिससे हमारी दोस्ती खराब होती है, जिससे हमारा वैर वैमनस्य होता है, तुम सब रिश्ते नाते काट लोगे, पीछे लग्गू दुम हिलाते हुए चले आओगे। अरे साहब, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हमको जबरन, फिर मजबूरन हमको रूस से तेल खरीदना पड़ा। सैंक्शन आपने लगाई हैं, आपने ये कहा है कि नहीं साहब, आप जो है डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर सकते, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, तो कोई चारा नहीं कि हम उनको रुपये में पेमेंट करें। और इसलिए भारत का कहना यह था कि साहब, जो ब्रिक्स की लोकल करेंसीज हैं उनमें अब ट्रेड होना चाहिए। अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं साहब। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि रूस से हमने कोई अपना 44% तेल खरीदना शुरू किया, क्योंकि कम सस्ते दामों पे था, हमारी इकोनॉमी के लिए वाजिब था। और हमने रूस को बहुत सारे रुपये में उसकी पेमेंट करी। अब रूस के पास रुपयों के ढेर लग गए हैं और वो कह रहे हैं साहब, हम इनका कहाँ इस्तेमाल करें। तो जैसे अब युआन रूबल ट्रेड था, जो अमेरिकन ने सैंक्शन लगाई, अमेरिकन ने कारें बेचनी बंद करी, कंज्यूमर गुड बेचने बंद किए, फटाफट चीन ने फायदा उठाया और अपने कंज्यूमर गुड रूस को देने शुरू किए। अब हमको भी ऐसा कुछ जो है चतुराई दिखानी पड़ेगी। हमारे पास भी कार हैं बेचने के लिए, बहुत सारे कंज्यूमर गुड हैं बेचने के लिए, अच्छा कर रही है हमारी इकोनॉमी भी। और इसके चलते हमने भी रूस को कहा कि आप हमसे सामान खरीदिए, और काफ़ी सामान हमने रूस को बेचना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इसकी एक परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत तो है साहब। तो ब्राज़ील के डलूला साहब ने, उन्होंने बातचीत छेड़ी कि ये जो एक ग्लोबल का ये जो डॉलर की हेजमनी है, इसके से जो मनमानी जो की जा रही है उसको रोकने के लिए हमको एक एक्सचेंज यूनिट बनाना पड़ेगा जो कि इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड की को फैसिलिटेट करे। और उन्होंने जो है ये दो रूसी इकोनॉमिस्ट और एक चाइनीज इकोनॉमिस्ट, इन्होंने बैठ के साहब एक सिस्टम इजाद किया है, एक नई डिजिटल करेंसी का, जिसको कि यूनिट कहा जाएगा। यूनिट कहा जाएगा, डॉलर के बदले, डॉलर एज रिजर्व करेंसी के बदले यूनिट होगा ब्रिक्स का। इसका 40% जो साहब कीमत है वो गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर होगी। 40% देश के गोल्ड रिजर्व पे होगी और बाकी 60% लोकल करेंसी पे होगी। अब सवाल है कि लोकल करेंसीज में समन्वय कैसे होगा, कि इंटर से इक्वेशन क्या है। अब जैसे 1 रुपीज़ इक्वल टू 84 रुपीज़ इक्वल टू $1, तो साहब ये समन्वय कैसे बनाया जाएगा? वो तो देशों की इकोनॉमिक शक्ति के ऊपर है, तो इसका समन्वय कैसे बनाया जाए? तो उस समन्वय के लिए ब्लॉकचेन, जो कि बिटकॉइन में इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग किया जाएगा। और फ्रैक्टल्स एक उसमें प्रोग्राम्स हैं, उसको लगाया जाएगा। और इससे एक बड़ा ही जो है टेक्निकली साउंड एक एक्सचेंज सिस्टम, एक बार्टर सिस्टम ब्रिक्स देशों के बीच में बन जाएगा, ट्रेड मैकेनिज्म का, जो कि डॉलर डोमिनेंस को थोड़ा बहुत डाइल्यूट करेगा। और डॉलर डोमिनेंस जो है उसका अब तो वेपनाइजेशन किया जा रहा है ना साहब। उसको तो मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हैं औरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मसलन की जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि $600 मिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था रूस का,
हम भी अपने फॉरेक्स रिजर्व खूब बना के रखते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो साहब अब प्रॉब्लम ये आई कि 600 बिलियन डॉलर्स में से 300 बिलियन डॉलर रूस का वो अमेरिकी बैंक्स और यूरोपियन बैंक्स में था। जहां लड़ाई शुरू हुई, सैंक्शन लगे, बोला हड़प, ये तो हमारा है, हमारे बाप का है। तो ये साहब कब तक चलेगा? ये मनमानी, ये विम्जिकलिटी, ये मतलब लॉलेसनेस है साहब ये तो। और इसके चलते वो कह रहे हैं कि ये ब्रिक्स करेंसी बनेगी और इसका फैसला अब इस ब्रिक्स समिट में लिया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया ऑन द साइडलाइंस, इसी ब्रिक्स समिट में चीन और भारत की मीटिंग होगी, भारत और रूस की मीटिंग होगी हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पर, जिसमें कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। भारत को, चीन को प्रॉब्लम आ रही है कि अमेरिका का वैमनस्य दोनों के बरखिलाफ, चीन का अमेरिका का वैमनस्य भारत और चीन दोनों के बरखिलाफ निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें बताया गया था साहब कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में समन्वय आया है, बदलाव आया है, फेरबदल आया है, क्योंकि अब दोनों को एक उभरते और आक्रामक चीन से खतरा है। तभी भारत क्वाड का हिस्सा बना, इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारे हमारे रिश्तों में बेहतरी आई। लेकिन अब जो बाइडेन साहब तो सठिया गए लगते हैं, और वो तो अब हाथ धो के पीछे पड़ गए कि मैं रूस को सॉर्ट आउट करूंगा, मैं चीन को सॉर्ट आउट कर दूंगा, मैं भारत को भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। आप किससे किससे कहां कहां कब कब लड़ते रहेंगे? माना कि आप अपने आप को अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड में समझते हैं, लेकिन दुनिया का समन्वय बदल गया है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, और जितना जल्दी ग्लोबल लेवल पे इसकी रिकग्निशन हो उतना अच्छा। जय हिंद।